हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए चिन्मय पाठक एंड आज से हम शुरू करने वाले हैं दिस रैपिड लर्निंग कोर्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। कैन यू इमेजिन? सिर्फ 12 लेक्चर्स, 12 डेज एंड योर एंटायर लॉ विल गेट कवर्ड। सिर्फ सोच के देखो कैसा लगता है। जिन लोगों को इसको पढ़ने के लिए महीने लग गए वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ वीक्स में सर, इन जस्ट 12 डेज। एंड ट्रस्ट मी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप ये लेक्चर देखो, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर आरएलसी कोर्स एंड यू विल गेट टू नो कि व्हाट आई नीड टू से एंड दैट टू एट एन एक्सेप्शनल प्राइस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट बेनिफिट दैट the biggest benefit that you will get in this is first, you will get my charts. These are my self prepared charts and these charts will help you to revise पूरे 1.5 दिन के अंदर law during your exams. आज सबको सब समझता है सर, पेपर के एक दिन पहले कैसे पढ़ना है ये कोई नहीं बताता। I will teach you that. Second thing you're going to get in this, sir, the second thing that you're going to get in this is the one full length test at zero cost. Yes, a complete 100 marks corporate and other laws new syllabus as per new syllabus set by me. So now we are starting with the first chapter in the rapid learning course RLC, that is the chapter number 1, preliminary chapter. सर प्रीलिमिनरी चैप्टर में क्या होगा? प्रीलिमिनरी चैप्टर में हम बताएंगे कि अलग अलग कंपनीज के बारे में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द डेफिनेशंस दैट आर बीइंग गिवन। सर यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं अबाउट केस स्टडीज, कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं ओनली 1% एंड ऑब्वियसली जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है उसके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस चैप्टर विद क्विक अमेजिंग चार्ट्स। First, the section 2 of this chapter says definitions. Sir, definitions. किस बात के definitions? About private company. Sir, what is a private company? And obviously, section number don't learn, don't learn, don't learn. मैंने मेरे सारे CA exams के सारी levels पे exemption crack किया है without writing even a single section number. So there's completely no need to write the section number. Sir, first definition, what is a private company? Sir, private company क्या होती है? Company decide करने के लिए company जो होगी, जो प्राइवेट कंपनी होगी, इसको हमें सबसे पहले पता देखना चाहिए कि इसके नाम के आगे होना चाहिए दिस वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। एवरी प्राइवेट कंपनी शुड हैव दिस सफिक्स, सफिक्स यानी एंड में। मान लो मेरी कंपनी है सी, तो इट शुड बी लाइक सी प्राइवेट लिमिटेड, दिस वर्ड प्राइवेट लिमिटेड शुड बी एडेड टू द सफिक्स। सेकंड थिंग सर, अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी वेयर द नंबर ऑफ मेंबर्स, सर नंबर ऑफ मेंबर्स इज द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। इट कैन बी minimum 2 shareholders should be there sir, and maximum only 200, maximum only 200. सर मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल दिस इज बेसिकली शेयर कैपिटल। सर कितना होना चाहिए? एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नथिंग एज सच इज प्रिस्क्राइब्ड एज ऑन डेट। सर इट्स आर्टिकल्स, ऑलवेज रिमेंबर एवरी कंपनी हैज टू बेसिक डॉक्यूमेंट्स। सर कंपनी के दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर वो कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी के पावर्स पता होते हैं, जैसे आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा। वन इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अनदर इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें जो ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना गाइस, इसके अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए। सर कौन सी चीजें होनी चाहिए? फर्स्ट चीज उसमें होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन। सर रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि कोई भी बंदा, मान लो ए बी सी, ये 3 शेयर होल्डर्स है मेरी सी प्राइवेट लिमिटेड के, तो सर ये तीनों ना मेरे शेयर्स किसी को भी बेच नहीं सकते, देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन। तो सर बेच ही नहीं सकते? बेच सकते हैं विद माय परमिशन, विद द कंपनीज परमिशन, दैट इज दे आर नॉट ओपनली ट्रेडेड। ऐसे खुले में शेयर मार्केट पे नहीं बेच सकते। सर दूसरा कंडीशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए प्रोहिबिशन। सर व्हाट अबाउट प्रोहिबिशन? किसके ऊपर प्रोहिबिशन? कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक आदमी को, किसी भी जनरल आदमी को बोल नहीं सकती आइए मेरे शेयर खरीदिए। सर क्यों नहीं बोल सकती? अरे प्राइवेट लिमिटेड है ना, पब्लिक लिमिटेड को कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड में आप पब्लिक को नहीं बुला सकते फॉर सब्सक्रिप्शन टू योर शेयर्स। लास्टली तीसरी चीज होनी चाहिए सर कि इसके ऊपर लिमिटेशन होना चाहिए ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। सर नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट, अरे देखा ना हमने, मैक्सिमम नंबर्स कैन बी ओनली 200। सो ये 3 चीजें होनी चाहिए सर। कौन सी चीजें? आरपीएल, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, prohibition on invitation to public for buying shares, and a limitation on maximum number of members. That's it sir. सर आपने अभी बोला नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, इसको कोई एक्सेप्शन है क्या? यस देयर इज वन एक्सेप्शन सर। क्या एक्सेप्शन है? इस 200 के नंबर में जो प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज है उनको गिना नहीं जाएगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज? मान लीजिए मेरा कोई एम्प्लॉय है मिस्टर ए, काफी मेहनत से काम करता है सर, मैंने उसको ईसॉप दे दिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय ईसॉप? आगे आएंगे तो देखेंगे जो काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं उनको फ्री में शेयर, फ्री में नहीं कम प्राइस में शेयर दिए जाते हैं। सर इनको मैंने ईसॉप दिए थे तो इनके पास मेरे शेयर्स आ गए, जिसके पास मेरे शेयर्स आ गए वो बन गया मेरा मेंबर। सर टेल मी, क्या इनको पकड़ा जाएगा? सर नो, दिस ही गॉट दिस शेयर्स बिकॉज़ ही वाज अ एम्प्लॉई। प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज को हम कवर नहीं करते इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। सो इफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज 1000 मेंबर्स,
ये 1000 के 1000 आर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, इन दैट केस वी विल नॉट कंसीडर दिस 1000 नंबर। सो ये कंपनी को अभी भी पूरा पूरा लिमिट अवेलेबल है सर, पूरा, दैट इज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स रखने का पूरा लिमिट इसको अवेलेबल है सर। कोई भी स्मॉल कंपनी एंड कोई भी 1% कंपनी, सर ये क्या नए वर्ड यूज करती है, आएगा आएगा आगे बिल्कुल आएगा। कोई भी स्मॉल कंपनी, कोई भी 1% कंपनी हमेशा हमेशा क्या होती है, प्राइवेट कंपनी ही होती है। विद दिस वी कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। इतना आसान है, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ कुछ कुछ बेसिक चीजें है, सेम टू सेम आएगा पब्लिक कंपनी में। सर व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी सर। सर इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, पब्लिक कंपनी शुड ऑलवेज हैव द सफिक्स लिमिटेड। अगर मैं पब्लिक कंपनी बनाना चाहता हूं तो माय नेम विल बी लाइक सी लिमिटेड। प्राइवेट में था ये सी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे होगा सिर्फ सी लिमिटेड। इसलिए हर बड़ी बड़ी कंपनी देखो, रिलायंस देखो, अदानी देखो, उसके नाम कैसे रहेंगे, रिलायंस लिमिटेड, अदानी लिमिटेड। सर इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स का क्या रिस्ट्रिक्शन है? सेम अगेन, मिनिमम सिर्फ 7 है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में 2 थे। मैक्सिमम नो लिमिट, अरे रिलायंस के करोड़ों शेयर होल्डर्स है सर, उनको कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम 200, और उसमें भी ई नहीं कवर होगा सर। ई मतलब प्रेसिडेंट, पास्ट एम्प्लॉइज। साथ ही साथ व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ पब्लिक कंपनी? सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, और अभी तक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। तो सर क्या मैं 1 रुपए शेयर कैपिटल के साथ कंपनी खोल सकता हूँ? बिंदास खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम तुमको आएगा नहीं। इसके आर्टिकल्स में 2 चीजें मेंशन होनी आनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में 3 चीजें मेंशन की थी हमने, फटाफट जल्दी बताओ कौन सी 3 चीजें थी। लेकिन इसके पब्लिक कंपनी के केस में सिर्फ एक चीज मेंशन की जाएगी, बेसिकली 2 चीजें होगी, दैट इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोहिबिशन। किसके ऊपर सर? किसके ऊपर? ऑन शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि मैं रिलायंस के शेयर्स खरीद के कितने भी बार बेच सकता हूं, देयर इज फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, नोबडी विल स्टॉप मी, नोबडी विल स्टॉप मी। सर एक सब्सिडरी है, एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है सर, मान लीजिए रिलायंस कंपनी की सब्सिडरी है, रिलायंस लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी सर, इसकी एक सब्सिडरी है सर सी प्राइवेट लिमिटेड। तो सर क्या हम इसको प्राइवेट लिमिटेड मानेंगे? तो भले ही ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो, ये कंपनी को हम डीम्ड यानी सर प्रिज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये एक पब्लिक कंपनी। सर ऐसा क्यों? अरे लॉ ने बोला है, लॉ ने बोला है पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी विल ऑलवेज बी अ डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, subsidiary of a public company is deemed to be a public company. That's it, we are done with this definition also. See कितना easy है। Let's go to sir, अभी आपने बोला 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, फटाफट हमको बता दो ये क्या है सर, जल्दी बताता हूँ। चलो देखिए 1% कंपनी सर, व्हाट इज अ 1% कंपनी? 1% कंपनी मींस अ कंपनी 1% यानी एक आदमी, दैट इज बेसिकली इसमें सिर्फ एक ही आदमी होगा 1%। सर इस आदमी को कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, इस आदमी के साथ कुछ चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल ये आदमी होने चाहिए रेसिडेंट मेजर। रेसिडेंट मेजर ये कोई आर्मी की रैंक है? नहीं, रेसिडेंट यानी ही शुड बी एन इंडियन रेसिडेंट सर। तो बिल गेट्स नहीं हो सकता, एंड मेजर ये होना चाहिए 18 प्लस। तो यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में से जो छोटा टप्पू था वो नहीं हो सकता। तो ही शुड बी अ रेसिडेंट एज वेल एज अ मेजर। सर 1% कंपनी इज मेंबर एंड इसका डायरेक्टर एक ही हो सकता है। मेंबर कैन बी अ सोल डायरेक्टर, मतलब इसमें मान लीजिए कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जो कि रेसिडेंट भी है मेजर भी है, तो ये 1% कंपनी खोलेंगे तो यही मेंबर होंगे और यही डायरेक्टर होंगे। सर इतना आसान है? जी बिल्कुल इतना आसान है सर। याद रखना एक आदमी जिंदगी में सिर्फ एक ही 1% कंपनी खोल सकता है, एक से ज्यादा नहीं। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक ही ओपीसी खोल सकते हैं सर, एक से ज्यादा नहीं। सर दूसरी खोलनी रहेगी तो ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। He cannot incorporate more than 1% कंपनी। ऑब्वियसली ये एक सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए सर। सेक्शन 8 क्या होता है? चैरिटी कंपनीज, आगे देखेंगे, आगे आएगा। सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती। साथ ही साथ मान लीजिए जो ये 1% कंपनी खोल के बैठा है मिस्टर एक्स, ये मर जाएगा तो इस 1% कंपनी का क्या होगा? इसका तो एक ही मेंबर है, इसका तो एक ही डायरेक्टर है, तो इसीलिए ऐसा कुछ ना हो इसलिए आपको एक बंदा रखना पड़ता है एज अ नॉमिनी। सर ये नॉमिनी क्या काम करेगा? अगर ये बंदा मर जाएगा तो ये नॉमिनी एक्ट करेगा एज द मेंबर एंड डायरेक्टर जब तक नया कोई अपॉइंट ना हो जाए। तो इसलिए नेम ऑफ नॉमिनी शुड बी मैंडेटरी है। कहां पे मेंशन करना है सर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर ये बाद में ना इससे मेरे झगड़े हो गए, मुझे इसको बदलना है, मैं बदल सकता हूँ 100% बदल सकते हो, इट कैन बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स। लेकिन याद रखना ये एओए में नहीं मेंशन है। कहां पे मेंशन है सर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। आगे चलते हैं सर, व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग कंपनी? होल्डिंग मतलब किसी को पकड़े रखा है। किसको पकड़े रखा है? किसको कंट्रोल कर रहे हो? मैं बताता हूँ। होल्डिंग कंपनी जिसको कंट्रोल करती है उसको सब्सिडरी कहा जाता है, इसलिए हम सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर मैं अकेली कंपनी हूँ ना, मैं होल्डिंग हूँ ना मैं सब्सिडरी हूँ। अगर मैं किसी और कंपनी को कंट्रोल करती हूँ ना तो उसके लिए मैं होल्डिंग और मेरे लिए वो सब्सिडरी। इसलिए हम इन रिलेशन टू बात करते हैं। अगर आप आपके माँ बाप के अकेले बच्चे हो तो आपका कोई भाई बहन नहीं होगा, लेकिन अगर आपका एक भाई भी है तो उसके लिए आप बड़े भैया और आपके लिए वो छोटे भैया, वैसे ही ये बनेगा गाइस। देखिए होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी, अदर कंपनी मतलब अ सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी। सर ये रेड क्यों किया? इसका मतलब ये अदर कंपनी और ये सच कंपनी से एक ही है।
मतलब in relation to the subsidiary is a company, a holding company is a company of which such company मतलब subsidiary is a subsidiary company। क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका बी कंपनी में 51% शेयर कैपिटल है, तो मैं बोल रहा हूँ इन रिलेशन टू अदर कंपनी मतलब बी, इन रिलेशन टू बी इज अ कंपनी मतलब ए, इन रिलेशन टू बी ए इज अ कंपनी ऑफ विच सच दैट इज ऑफ विच बी इज अ सब्सिडियरी कंपनी। तो सर सब्सिडियरी क्या होता है? उल्टा, सब्सिडियरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी यानी अपने एग्जांपल में ए और बी, तो मैं बोल रहा हूं अभी ए क्या करता है सर? व्हाट डज ए डज? ईदर यानी फर्स्ट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर ब्यूडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर कंपोजिशन, पहले तो ये बताओ सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता क्या है? अरे भैया आप लोग कंपनी खोलोगे इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको बिजनेस करना आता, कोई रोज का काम संभालना है यार। आप ही कैश कलेक्ट करोगे, आप ही सेल करोगे, आप ही इनवॉइस बनोगे, पागल हो जाओगे। कंपनी इस चीज के लिए नहीं बनती। तो कोई होते हैं जो डे टू डे बिजनेस को देखते हैं, आप सिर्फ उसकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हो, उनको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स यानी वो लोग जिनको आप चुन के बिठाते हो और उनका जब समूह एक साथ वो आ जाते हैं उनको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बिजनेस को चलाते हैं आपके साथ, इसीलिए इनको अगर कोई कंट्रोल करता है कि भाई तू नहीं मेरे इधर डायरेक्टर रहेगा, तू मेरे इधर डायरेक्टर रहेगा, तो वो जो कंपनी अगर कंट्रोल करती है उसको हम बोलेंगे होल्डिंग एंड सब्सिडियरी है। मान लीजिए अगर ए के लोग, ए कंपनी अगर बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है ना सर, तो उसको हम बोलेंगे ए विल बी द होल्डिंग कंपनी एंड बी विल बी द सब्सिडियरी कंपनी। साथ ही साथ दिस इज और सर और मतलब अरे ऐसा नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, लेकिन कोई होल्डिंग कंपनी मान लीजिए ए और बी ये कंपनी है, तो ए अगर इसके शेयर कैपिटल में, इसके शेयर कैपिटल के 51% और मोर दैट इज मोर देन हाफ शेयर कैपिटल अगर होल्ड करता है, ओन करता है, कंट्रोल करता है ना, तो अगेन ए बन जाएगा होल्डिंग कंपनी एंड बी बन जाएगा उसका सब्सिडियरी। सर क्या बता रहे हो? लॉ में बताओ कहां पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर यानी क्या सर? इक्विटी शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी के डिसीजन में जाके वोट करना होगा ना, तो एक इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसका भी मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल किसी के पास होगा वो बन जाएगी होल्डिंग कंपनी एट ओन और विद सब्सिडियरी। सर ये क्या बोल रहे हो सर? व्हाट डज दिस मीन? बेसिकली मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, पहली चीज आप इतना समझ लो कि अगर कोई ए कंपनी है जिसका किसी बी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल ये होल्ड करती है, तो ए बन जाएगी होल्डिंग, बी बन जाएगी सब्सिडियरी। सर एक मैं हूं, मान लीजिए मुकेश अंबानी सर है, मुकेश अंबानी है, इनके पास 60% शेयर है रिलायंस के, तो सर क्या ये होल्डिंग सब्सिडियरी बनेगा? अरे नहीं, मैंने क्या बोला? इज अ कंपनी। सब्सिडियरी भी कंपनी होनी चाहिए, होल्डिंग भी कंपनी होनी चाहिए। तो मुकेश अंबानी सर और रिलायंस के बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन नहीं बनेगा। अब दूसरा एग्जांपल जो आगे लिखा था वो मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, एक सी कंपनी है। ए का बी में 51% शेयर होल्डिंग है और ए का सी में भी 51% शेयर होल्डिंग है। अभी ए जो है ना, एक एक्स कंपनी में 10% होल्ड करता है, बी इसमें 30% होल्ड करता है, सी इसमें 30% होल्ड करता है। सो देखिए ए होल्डिंग कंपनी है और इसकी बाकी की सब्सिडियरीज है बी एंड सी। तो होल्डिंग विथ इट्स अनदर सब्सिडियरीज, इस कंपनी का कितना होल्ड करता है सर? 30 प्लस 30 प्लस 10, 30 प्लस 30, 60 प्लस 10, 70%। दिस इज ग्रेटर देन 50%, इट इज ग्रेटर देन हाफ सर। देन यहाँ पे भी ए बन जाएगा होल्डिंग कंपनी, एक्स बन जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। सर लेकिन ए तो सिर्फ 10% होल्ड कर रहा है। अरे भाइयों लॉ ने बताया है, लॉ ने कि अगर वो एक कंपनी दूसरे कंपनी के अपने सब्सिडियरीज के साथ मिलके या इसके अंदर शेयर होल्ड करता है मोर देन 50%, तो वहां पे वो बन जाएगी होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप। सर आगे बताओ, मजा आ रहा है? आगे बताओ सर, व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट कंपनी? एसोसिएट यानी क्या? एसोसिएट मतलब क्या होता है? जो मेरे साथ काम करता है, जो मेरे बाजू में काम करता है, मैं उसको कंट्रोल नहीं करता हूँ, मैं उसको कंट्रोल, वो मेरा बच्चा नहीं है, मेरे बच्चे को मैं कंट्रोल करता हूँ, इसलिए होल्डिंग सब्सिडियरी। सर मेरी अगर कोई दोस्त है, मेरा कोई दोस्त है, तो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको एडवाइस कर सकता हूँ, मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। इसलिए एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सर समझा नहीं? ठीक से बताओ। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी इज इन विच अदर कंपनी, मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। एसोसिएट कंपनी का मतलब है अगर मैं किसी और कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, तो उस कंपनी का मेरे कंपनी में, पहले तो मैं उसकी सब्सिडियरी नहीं हूं, मैं उसकी सब्सिडियरी नहीं हूं, नहीं तो एसोसिएट नहीं, मैं तो सब्सिडियरी कंपनी में आ जाऊंगी सर। तो मैं क्या हूं पता है? उस मैं मेरा उसके साथ जॉइंट वेंचर है। सर ये क्या वर्ड यूज कर दिया, जॉइंट वेंचर? अरे बहुत आसान है, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, दोनों को गवर्नमेंट का रोड का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा यार मैं ना किसी एक को नहीं दे सकता, तुम क्या करो, तुम दोनों मिलकर ना एक एंटिटी बना लो।
ए और बी एक दूसरे के राइवल, एक दूसरे के साथ कंपनी नहीं बना सकते, तो बना देंगे एक एंटिटी जिसको ये बोलेंगे जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर ये रोड के काम के शुरू होने से शुरू होकर रोड का काम खत्म हो जाएगा तब खत्म की जाएगी, बंद की जाएगी, इसलिए इसको बोलेंगे हम टेम्पररी। ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर के केस में सर ए और बी एक दूसरे के हो जाते हैं एसोसिएट, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते सर, लेकिन एक दूसरे का डिसीजन इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। प्लीज आगे सर, या तो उसके साथ उसके ऊपर क्या पता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अरे जैसे सब्सिडियरी में मैंने बोला 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग कंट्रोल हो जाता है, 51% और मोर को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी रिलेशनशिप कंट्रोल करना। वैसे ही 20% या उससे ज्यादा किसी के शेयर या वोटिंग पावर को कंट्रोल करना, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सर बहुत अच्छे से समझ रहे, जल्दी जल्दी बताओ। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ वोटिंग पावर और कंट्रोल। सर वोटिंग पावर, सर वोटिंग पावर, अरे इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कंट्रोल, अरे इक्विटी शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी का एक इक्विटी शेयर ले लो, उसमें जाके वोट भी करना, उसमें जाके अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी बजाना। सर वोटिंग पावर मतलब टोटल वोट्स एट पोल। ये क्या बोल रहे हो सर, अरे कंपनी हर साल के एंड में एक मीटिंग लेती है जिसको कहा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। साल में होती है इसलिए एनुअल, सब लोगों को बुलाया जाता है इसलिए जनरल, और होती है मीटिंग इसलिए एनुअल जनरल मीटिंग। इस मीटिंग में जितने लोग आके पोल करेंगे ना सर, पोल यानी वोट करेंगे, उस वोट के परसेंटेज देखने हैं। सर क्या ये रेलेवेंट है? बिल्कुल भी नहीं, इतना रेलेवेंट ये नहीं है। आगे चलेंगे सर। सर मजे आ रहे हैं, अपने ओपीसी के बारे में बता दिया, अब स्मॉल कंपनी के बारे में बता दो। सर स्मॉल कंपनी के बारे में बता दो। व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? मतलब छोटी कंपनी। सर छोटी कंपनी, अरे मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल और जिसका टर्नओवर किसी लिमिट से नीचे है, दोनों। एक भी चीज बड़ी हो गई तो स्मॉल कंपनी में नहीं आएगा। अच्छा स्मॉल कंपनी ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। सर क्या रिलायंस लिमिटेड स्मॉल कंपनी बन सकता है? अरे वो पब्लिक लिमिटेड है, वो कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। साथ ही साथ सर इसका पेड अप शेयर कैपिटल कैसा होना चाहिए? 4 करोड़ है उससे कम होना चाहिए सर, 4 करोड़ है उससे कम, 440 याद रखना, कितना? 440। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 4 करोड़ है उससे कम। एंड टर्नओवर सर कितना होना चाहिए? 40 करोड़ है उससे कम। अगर ये दोनों एंड दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल हो जाती है, आप बन जाओगे, प्लस ये प्राइवेट कंपनी भी है, तो आप बन जाओगे सर स्मॉल कंपनी। सर क्या स्मॉल कंपनी बनने के कुछ फायदे हैं? बिल्कुल फायदे, बहुत चीजों से आपको छूट मिल जाती है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगते, टैक्स में भी कुछ बेनिफिट्स मिलता होगा, मतलब मिल सकता है अगर आप स्मॉल कंपनी हो तो चलो आगे बढ़ेंगे। सर साथ ही साथ सर स्मॉल कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए? सर आप स्मॉल हो, आपको इतने बेनिफिट्स देने वाले, तो आप क्या नहीं होनी चाहिए सर? सबसे पहले सर आप एक सेक्शन 8 कंपनी नहीं, चलिए सेक्शन 8 बार बार बोलो, एक बार बता ही दो। अरे मैंने बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी कंपनी होती है, हम बात करेंगे उसके बारे में। सर सब स्मॉल कंपनी कभी भी किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी की सब्सिडी। सर मतलब क्या? अरे इस होल्डिंग नहीं होनी चाहिए मतलब स्मॉल कंपनी का किसी भी कंपनी में 50% या उससे ज्यादा, 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड नहीं होना चाहिए। ना ही स्मॉल कंपनी में किसी भी कंपनी का। सर प्राइवेट लिमिटेड होल्ड कर रही हो तो भी चलेगा? अरे नहीं चलेगा सर, एक स्मॉल कंपनी मुझे होल्ड कर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरा शेयर कैपिटल में किसी भी कंपनी का 51% या उससे ज्यादा होल्डिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं किसी की सब्सिडरी नहीं, मैं किसी की होल्डिंग है, तभी मैं स्मॉल कंपनी में आ सकता हूँ सर। और एक कंपनी में स्पेशल एड ये क्या है सर? जब भी कोई कंपनी होती है ना, तो स्पेशल एड के थ्रू बनती है, जैसे एलआईसी बना है थ्रू एलआईसी ऑफ इंडिया एक्ट सर। और तो जो कंपनी किसी स्पेशल एक्ट, सर कौन एक्ट बनाएगा? सर पार्लियामेंट एक्ट बनाता है, उस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई कंपनी बनाई जाती है ना, तो वो कंपनी भी स्मॉल कंपनी कभी नहीं हो सकती सर। यहाँ पे ये जो स्टार मारा है ना, ये सिर्फ इतना बोलता है कि से केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे, जब इच्छा उनकी, ये 4 और 40 करोड़ को करके 10 या 100 करेंगे। सर ये 4-40 कैसे याद करें? हमेशा याद रखना, टर्नओवर ज्यादा होता है लायबिलिटी से, इसलिए टर्नओवर कौन सा होता है? 40 करोड़, और कम 4 करोड़ तो वो हो जाएगा आपकी लायबिलिटी। बेसिकली बोलना चाहता हूँ पेड अप शेयर कैपिटल। आगे बढ़ेंगे सर, आगे आपकी फेवरेट सेक्शन 8 कंपनी। सर सेक्शन 8 कंपनी के बारे में काफी बात कर ली, अब जल्दी जल्दी बताओ ये क्या होती है? सर सेक्शन 8 कंपनी कैसी कंपनी होती है जिसमें आपको कोई मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती? सर तो बाकियों को होती है, जी बिल्कुल होती है सर, वो कहाँ देखेंगे? मैनेजमेंट के रिवीजन में। लेकिन यहाँ पे याद रखना, सेक्शन 8 कंपनी को कोई भी मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसको लाइसेंस लेना पड़ता है सर, किससे? नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस देगी। सर सेक्शन 8 कंपनी बनानी भी क्यों है, और ये सेक्शन 8 क्या होता है? बेसिकली आप बनाना चाहते हो, कोई चैरिटी के लिए काम करना चाहते हो सर, लेकिन इंडिया में जो ट्रस्ट होते हैं ना, ट्रस्ट, वो ट्रस्ट पे लोगों को भरोसा नहीं है सर। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि ये ट्रस्ट जो बनते हैं ना, ये बनते हैं अंडर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अंदर बनते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट पे ऐसे भी जल्दी किसी को भरोसा रहता नहीं है। तो सर हमें चैरिटी भी करनी है, लेकिन लोग का भरोसा भी जीतना है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट भी लेके, फॉरेन से डोनेशन लेके आने, तो हम किस तरीके से वो करें? तो सर लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में भरोसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक्ट कंपनी एक्ट 2013, तो इसके अंदर सेक्शन 8 के अंदर आप कंपनी बना दो। सर कैसी कंपनी बनेगी? कंपनी बनेगी CACSS के लिए बने सर। CACSS क्या होता है? तो CACSS क्या होता है? अरे बुद्धू लोगों, सी यानी कॉमर्स के लिए बनी है, ए यानी आर्ट के लिए बनी है, साइंस के लिए बनी है, स्पोर्ट्स के लिए बनी है, सी यानी कल्चर के लिए बनी है।
ये एक्सेट्रा है, आगे की भी बहुत चीजें होती है। बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ सर, चैरिटी के लिए बनी है, पब्लिक पर्पस के लिए बनी है सर। इसके अलावा सर क्या ये प्रॉफिट कमा सकती है? कभी भी नहीं। लेकिन सर प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, होने दो, लेकिन ये कभी अपना प्रॉफिट बांटेगी नहीं सर। प्रॉफिट नहीं बांटना मतलब आगे बात करते हैं। कभी भी इस कंपनी को अगर गलती से प्रॉफिट हो जाता है तो ये कभी भी इसको एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी सर। डिविडेंड क्या होता है? जब भी जैसे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है तो हम पार्टनर्स में बांट देते हैं, वैसे ही कंपनी को जो प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं सर। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती डिविडेंड सर। क्यों? अरे फिर लोग बिजनेस करना शुरू कर देंगे इसके थ्रू, कभी नहीं कर सकते आप सर। इसको भी वो प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड का नाम ही लिखना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, सेक्शन 8 कंपनी को कुछ नाम नहीं लिखना पड़ता। हमेशा याद रखना है इनके जो प्रॉफिट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूज हो जाएंगे फॉर CACSS, यानी क्या, ये वाली चीजों के लिए। प्रॉफिट्स विल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द प्रमोशन ऑफ CACSS। कभी रेलवे स्टेशन पे जाओगे ना तो दिख जाएगा आपको, तो आपको रेलवे स्टेशन पे जाओगे ना तो आपको दिख जाएंगे बड़े बड़े जो रहते हैं ना बैठने के ब्लॉक्स वगैरह, तो उसके ऊपर आपको दिख जाएगा वो सेक्शन 8 कंपनीज का नाम, जाके कभी चेक कर लेना सर। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है सर? गवर्नमेंट कंपनी अरे सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनी तो बहुत सारी हो जाती है सर। तो भी किसी कंपनी का स्ट्रक्चर ओनर मालिक ढूंढना रहेगा ना सर, तो हम क्या देखते हैं? कैपिटल। तो इसमें भी कैपिटल देखना है सर। कैपिटल अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अलग अलग राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर या सिर्फ राज्य सरकार अपने साथ मिलकर 51% से ज्यादा होल्ड करती है किसी कंपनी में, तो वो बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी सर। ये नहीं समझा, वापस बताओ। देखिए, कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय कौन? या तो सिर्फ केंद्र सरकार होल्ड करता है, या राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक गवर्नमेंट तीनों मिलकर होल्ड करती है, या फिर सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट होल्ड करती है सर। क्या होल्ड करती है? मोर देन 51%, 51% और मोर, या फिर सर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना गवर्नमेंट बाकी की। तो बेसिकली मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, सरकारें, राज्य हो, केंद्र हो, फर्क नहीं पड़ता, ज्वाइंटली हो फर्क नहीं पड़ता, अकेली हो फर्क नहीं पड़ता, अकेली स्टेट गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो फर्क नहीं पड़ता, 51% उससे ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड कर दी तो बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। साथ ही साथ याद रखना सर, एक गवर्नमेंट कंपनी मान लीजिए ए लिमिटेड, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है 80% शेयर कैपिटल। इस ए लिमिटेड ने कंपनी बनाई सी लिमिटेड, लेकिन इसके अंदर केंद्र सरकार का कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सर ये सी लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे? तो ये सी लिमिटेड में ए लिमिटेड का मान लीजिए 51% शेयर कैपिटल है, तो पहली चीज तो जो हमने सीखी, ए लिमिटेड क्या हो जाएगी? होल्डिंग, और सी लिमिटेड हो जाएगी सब्सिडरी। और ये होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है ना सर, तो इसलिए इसकी सब्सिडरी भी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। तो ऑलवेज रिमेंबर, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑलवेज 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 अ गवर्नमेंट कंपनी। दम नहीं तोड़ना है, थोड़ा सा ही बाकी सर। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी क्या होता है सर? फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो बाहर से बन के आई है सर। बाहर से बन के आई है मतलब बेसिकली देखिए, एक कंपनी है या फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन ये कहां पे बनी है सर? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर कंपनी बोल रहे हो, बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहे हो, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बोल रहे हो, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो यार माइक्रोसॉफ्ट है, यूएस में बना है, यूके में काम करता है, उसका इंडिया से क्या लेना देना? उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे सर। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में आके प्लेस ऑफ बिजनेस खोला सर, प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब इंडिया में आके ब्रांच खोला, इंडिया में आके एजेंसी खोला, इंडिया में आके एक ऑफिस खोल दिया, कुछ भी किया, दैट इज बेसिकली प्लेस ऑफ बिजनेस। इंडिया में अगर खोलते हैं तो उनको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे नहीं। और एक चीज है, इसकी इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी भी होनी चाहिए सर, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, यूएस में काम करती है और यूके में इसका ऑपरेशन चलता है। माइक्रोसॉफ्ट यूएस की कंपनी यूके में काम करती है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं। इंडिया में एक फ्लैट कंस्ट्रक्ट कर दिया अपने डायरेक्टर के रहने के लिए, तो सर क्या इसको हम प्लेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं। क्यों सर? अरे बाबा, बिजनेस एक्टिविटी भी तो होनी चाहिए इंडिया से, इसकी इंडिया से कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम इसको फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे। फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी, इज अ बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया से बाहर बनी थी, साथ ही साथ जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, और जो क्या करता है पता है? कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, एनी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो सर। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट यानी क्या? सोता हुआ, जो स्लीप में है सर, डीप स्लीप में है। डॉर्मेंट कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो काम नहीं करती सर। ऐसी कंपनी कौन क्यों बनाएगा? अरे मैं बनाता हूँ। मेरे को आज से 5 साल के बाद मान लीजिए बैटरी बनाना, ईवी बनाने की कंपनी शुरू करनी है, लेकिन तब जाके मुझे लगता है मेरी लॉस चेंज हो जाएगी, या फिर मेरा प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा लग रहा है वो मेरे पास अभी नहीं, अगले 2 सालों में आने वाला है, तो मैं आज ही कंपनी बना के रख दूंगा सर, सी प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अगले 3 सालों तक जब तक मेरे पास पैसा इकट्ठा नहीं होता, इसमें कुछ भी काम नहीं होने वाला, तो बन गई डोरमेंट कंपनी सर। ऐसे ही बनाया जाता है, दैट इज अ फ्यूचर पर्पस। देखो यही लिखा है यहाँ पे, अ कंपनी फॉर्म फॉर फ्यूचर पर्पस एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। सर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस मतलब क्या? देखेंगे सबसे पहले। और इनएक्टिव कंपनी सर, इनएक्टिव कंपनी अरे मतलब इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या? जिसका पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, 2 पिछले आर्थिक वर्षों में कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, साथ ही साथ इसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न भरा नहीं सर। एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं देखेंगे अकाउंट्स वाले चैप्टर में। फिलहाल के लिए इतना याद करना है, इनएक्टिव कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो काम ही नहीं करती यार, जो काम ही नहीं करती। कितना काम नहीं करती पिछले 2 साल से? पिछले 2 साल से बिजनेस नहीं करती, पिछले 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करती, पिछले 2 साल से ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरे ना एनुअल रिटर्न भरा है सर। ये क्या होता है? सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। अरे बेसिकली वो चीजें, वो खर्चे जो आप करते हो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मान लीजिए आपने ऑडिट फीस दी,
आपने आरओसी का खर्चा दिया, तो ये तो मैंडेटरी खर्चा आपको हर साल करना है। हम देखने वाले ऑडिट के चैप्टर में ऑडिट मैंडेटरी है, तो ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन यानी परचेज करना, सेल करना, एक्सपेंसेस पे करना, सैलरी देना, ये चीजें आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सर ये जो कंपनी होती है ना इनएक्टिव कंपनी, ये अपनी मर्जी से इनएक्टिव नहीं होती, ये काम ही नहीं कर रही इसलिए इनएक्टिव हो जाती है। इसको आरओसी अपने आप, आरओसी यानी क्या सर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको केंद्र सरकार ने अधिकार दिया है जो चाहिए करना, वो ऑफिसर गवर्नमेंट का। लेकिन इसलिए इनएक्टिव कंपनी को किसी को बताना नहीं पड़ता मुझे डोरमेंट डिक्लेयर करो, वो तो आरओसी ढूंढ लेगा। लेकिन जो ये वाली कंपनीज होती है ना जिनको फ्यूचर के लिए बनी, जो मैंने बनी ये ईवी वाली कंपनी, इसके केस में मुझे क्या करना पड़ता है, आरओसी को एप्लीकेशन देना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कि सर मुझे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। सर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेके मैं क्या करूंगा, नाची लगूंगा, भांगड़ा करूंगा? अरे नहीं नहीं नहीं, अगर मुझे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाता है तो सरकारें मुझे बहुत सारे एग्जम्पशंस देती है, आप ये मत फाइल करो, आप वो मत फाइल करो, आपको कोई ड्यू डेट नहीं, आपको ये डेट नहीं, आपको वो डेट नहीं, बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं, कंप्लायंस कॉस्ट बच जाता है, इसलिए डोरमेंट कंपनी बनाई जाती है। लास्टली सर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये तो हमको भी पता है कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, लेकिन सर आप यहाँ पे क्या बताने वाले हो, यहाँ पे थोड़ा अलग है। अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम बनी, अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम बनी है, उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो उस केस में कंपनी कब बनी है देखना है, 1 जनवरी के बाद बनी है क्या, 1 जनवरी के बाद मतलब 1 जनवरी 2024 या उसके बाद बनी हुई कंपनी है, तो इस केस में उसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा ना वो होगा टिल 2nd 31 मार्च, यानी कि उसका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 जनवरी 24 से लेके 31 मार्च 25। सर यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए ना 31 मार्च 24, आपने ये उल्टा क्यों बोल दिया? अरे लॉ में लिखा है कि अगर आप 1 जनवरी उसके बाद बने हो तो आपका फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा 15 महीनों का, दैट इज 31 मार्च 25 तक बन जाएगा। ये 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च 24 के और अगले 12 महीने 25 के, तो 15 महीने का बन जाएगा। सर ऐसा क्यों, लॉ ने बोला है सर। तो फाइनेंशियल ईयर इज इनकॉर्पोरेशन डेट यानी कि 1 जनवरी 24 एंड टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर सर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इतना आसान है, देखिए जिस दिन आप बने वो डेट ले लेनी की और ऐड कर देना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो बन जाएगा आपका फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर कंपनी 1 जनवरी है उसके पहले, 1 जनवरी से पहले बनी है, मान लो 31 दिसंबर को बनी है, 31 दिसंबर 24 को बनी है, तो इस केस में इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 31 दिसंबर 24 से लेके 31 मार्च 24, नॉर्मल जो आप सोचते थे वैसा इसमें बनेगा। सर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर इसके बाद, अरे ये जो पहली बार बनती है तो ऐसे ही चिकचिकाती है, बाद में तो 1 अप्रैल से 31 मार्च रहने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर प्रीलिमिनरी चैप्टर खत्म भी कर दिया। देखो कितनी आसानी से हम इससे से गो थ्रू कर गए, और इसी तरीके से इसी वे से हम कवर करने वाले हैं द एंटायर कॉर्पोरेट लॉज थ्रू माय रैपिड लर्निंग कोर्स। थैंक यू, वेलकम वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।